कोई किसी को कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है? कोई दिक्कत है किसी चीज़ में? हम तेज़ चल रहे हैं या स्पीड कम करनी है, या फिर कोई भी और ऐसा आपका सजेशन? स्पीड ठीक है, तेज़ चल रहा है, नोट्स चाहिए? मिल गया नोट्स है ना? जिसको मिल गया नोट्स वो अपने पास आप सामने खोल के रखा करिए, ठीक है? और कोई दिक्कत है किसी को? और कोई आपको नोट्स नहीं मिले? नोट्स मिल जाएंगे, वो सर ने मंगवा लिए हैं और मतलब वहाँ से कुरियर हो गया है, वो रास्ते में है, आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत? कोई ऐसा जो ऐसा मतलब बायो के बैकग्राउंड से नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है? तो जिसको ऐसा लग रहा है कि एक मतलब ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है और इसमें ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कुछ है? क्या चीज़ हो रही है? इन्वायरमेंट आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्या किया जा सकता है। आप पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल लीजिए कि ये सब्जेक्ट मैंने पहले नहीं पढ़ा है, तो अब आप फिर आप डरते रहेंगे उस चीज़ से, फिर आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है, अब इससे भी मेरे को कुछ आप और आसान भाषा में समझाओ तभी मुझे समझ आएगा, वरना मुझे समझ नहीं आएगा। वो वाली पहले आप एक दिमाग से निकालो और कोशिश करो समझने की कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर भी तो आप वापस से मेरे से पूछो, मैं और कोशिश करूंगा कि उसको और किस आसान भाषा में समझाया जा सकता है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आके यहाँ पे इकोनॉमी समझाई जा सकती है तो ये तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है? इकोनॉमी बच्चों को समझाना मतलब इकोनॉमी से लोग ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? इकोनॉमी का बैकग्राउंड कम लोगों का होता है, ठीक है? इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये थोड़े मेजर बड़े बड़े सब्जेक्ट है, ठीक है? इससे लोग डरते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है? आपको पता नहीं होगा कि बैंक कैसे काम करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे करती है, बॉन्ड कैसे काम करते हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है? वो चीज़ होती है जिससे बच्चा डरता है, ठीक है? ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं 12th क्लास की, जो 10th तक भी अगर आपने साइंस पढ़ी है तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ी होंगी, ठीक है? तो मैं एक बार ही वापस से कोशिश करूंगा, एक नया स्टूडेंट भी है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगेगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि स्पीड थोड़ी तेज़ हो क्योंकि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाता हूँ। जो चीज़ लेकिन काम की होगी वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी लूँगा, लेकिन जो मुझे लगेगा कि इतना कोई एग्ज़ाम में कोई खासी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें भाई इकोनॉमिक्स ये इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में कोई हमें पीएचडी नहीं करनी है, कोई हमें मेडल नहीं मिलेगा, ठीक है? हमें उतना ही पढ़ना है जितने से एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? तो इसमें आप पूरे एक मेरे को इन्वायरमेंट की ये भी चीज़ पता है, वो भी चीज़ पता है, ठीक है? हो सकती है अपना आपका इंटरेस्ट हो सकता है। मेरा काम एज ए टीचर ये है कि अगर एग्जाम में आपको कोई भी सवाल आ रहा है तो आपका सवाल होना चाहिए, ठीक है? उसके ऊपर आपको कितनी मर्जी इंफॉर्मेशन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है? एक्स्ट्रा आपको पता है, अच्छी बात है, क्या पता कभी किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, ठीक है? लेकिन बेयर मिनिमम जितना एक क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको वो सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है? इसीलिए मैंने जब पहली क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको सबसे पहले क्या दिखाए थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरी एक क्लास में देखे, आपने की जो जगहें थी जहां से की एरियाज जहां से एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चन बनते थे, हमने वो चीज़ें कॉपी में नोट की थी। हमने देखा भाई कि स्पीशी से जो है हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, गवर्नमेंट एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? फिर हमने वो सारी चीज़ें देखी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? फिर जो साइकिल्स थे, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो हमने पकड़ा कि भाई एग्जामिनर जो है ना वो इन की एरियाज में से आपके सवाल पूछता है, तो कितना मर्जी आप आगे पीछे का पढ़ो पर इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बात समझ आ गई, ठीक है? ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये क्लास जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है? तो एक बार जरा इसको वापस से देखने हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? यहां तक ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले जब ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की हमने बात स्टार्ट की थी तो सबसे पहला वर्ड जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो वो क्या था? सबसे पहली चीज, मतलब आपने कॉपी में लिखा होगा तो आप खोल सकते हैं, सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी? सबसे पहला वर्ड जो हमने स्टार्ट किया वो क्या था? इकोलॉजी। तो उसके बारे में क्या, इकोलॉजी क्या होता था?
इकोलॉजी क्या होता था? हाँ ये है ना, डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है, ठीक है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, नहीं तो आप पहले डेफिनेशन जो आपको बताई थी उसको आप देखें, ठीक है। इकोलॉजी क्या था? साइंटिफिक स्टडी थी। किस चीज की स्टडी करनी है? कि भाई रिलेशनशिप कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आगे पीछे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो सारी जो रिलेशन है। क्यों? जैसे जियोलॉजी, ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, है ना। और यहाँ पर क्या है? इकोलॉजी, तो हमें इकोलॉजी की स्टडी करनी है, इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है, ठीक है। तो वो उस वर्ड को हमने क्या बोला था? इकोलॉजी, ठीक है। कि हमें कैसे जो एक ऑर्गेनिज्म है आगे पीछे अपने बायोटिक, मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या फर्क होता था? लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो बायोटिक हो गया कौन से? लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी थी उसको हमने क्या कहा था? इकोलॉजी, ठीक है। उसको क्या कहा था? इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी से हम आगे गए तो हमने क्या देखा भाई कि कुछ स्केल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अभी वो स्केल्स आपस में कैसे बढ़ते थे, उसमें हमने देखा कि भाई जो सबसे नीचे वाला जो बेस होगा ना, वहां पे कोई तो ऑर्गेनिज्म रहता होगा, ठीक है। तो अगर वो कोई सिंगल स्पीशी है, आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। रैट हो सकता है, रेबिट हो सकता है, हम इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल है वहां पर, तो हम अकेले क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सही बात है। अगर यहां पे कोई भी एक सिंगल स्पीशी है, सिंगल स्पीशी, वो किसी भी चीज की हो सकती है ना। किसी भी सिंगल चीज की स्पीशी होगी तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी हम ऑर्गेनिज्म से सेकंड जब आप स्टेज पे गए थे तो उसका नाम क्या था? पॉपुलेशन, ठीक है। अब सेम स्पीशी जब आपस में ब्रीड करेगी और उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नंबर उनका इंक्रीज होगा, तो क्या कहलाएगा वो? पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आप समझिए कि सेम स्पीशी की जो होता है उसका नंबर होता है, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा? पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सेस, कुछ भी बोल सकता हूं, ठीक है। किसी एक सिंगल स्पीशी की जब नंबर की बात होगी तो उसको क्या बोलेंगे? किसी एक सिंगल स्पीशी के नंबर की बात होगी तो क्या बोलेंगे उसको? पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशी। बात समझ आई? ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आप क्या था? पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या था? कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी आपको पता है, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड भी आपको पता है, ठीक है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है भाई? एक टाइप की पॉपुलेशन और आगे पीछे और भी इंसान जो होंगे, ठीक है, आपस में जब सारे मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी? एक कम्युनिटी। पॉपुलेशन में क्या था? सिंगल स्पीशी के बहुत सारा मेंबर थे, ठीक है। कम्युनिटी में क्या होगा? डिफरेंट स्पीशी के अलग अलग मेंबर हो सकते हैं, तो आपस में जब वो एक इंटरैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी से हम ऊपर गए तो क्या था आपका? इकोसिस्टम। अब भाई इकोसिस्टम क्या चीज हुई? इकोसिस्टम में बहुत सारी कम्युनिटी जब आपस में थी, ठीक है, जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, सूरज, पानी, हवा, ठीक है, उनके साथ जब वो इंटरैक्ट करेगी, उसका जो रिलेशनशिप वहां पर एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वहां का इकोसिस्टम, ठीक है। इस जगह का आप बोलोगे कि यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, ठीक है। तो आप उस इकोसिस्टम को आप क्या कर सकते हो? अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप क्या बोलोगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया? जमीन पे जो है, ठीक है। अब जमीन पे कौन सा स्पीशी किसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे वो डिपेंडेंट है हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। लेकिन जमीन के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वैसे ही वो पानी के अंदर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। ऐसा ही था। फिर वहां से हम ऊपर चले गए तो लास्ट जो चीज थी वो क्या थी? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या था? मैंने आपको बोला कि वो जगह जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उस जगह को हमने क्या कहा था? बायोस्फीयर, ठीक है, ऐसे ही कहा था। अब वो बायोस्फीयर कहां पे हो सकता है? मैंने आपको ऐसे डायग्राम बताई थी, क्या होता था? यहां पर एटमॉस्फेयर है ना, यहां पर एटमॉस्फेयर, यहां पर हाइड्रोस्फेयर, और यहां पर क्या था? लिथोस्फेयर। और इन तीनों के सर्कल थे ऐसे अलग अलग, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो इन तीनों के यहाँ पे जो जगह होगी इंटरेक्शन वाला जो जगह होगी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको आप क्या बोलेंगे?
बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर आपको पता है क्या होता है? लिथोस्फीयर क्या होता है? लैंड, है ना। लिथो मतलब, लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन, है ना, पत्थर, पेलियोलिथिक एज, है ना। तो लिथोस्फीयर हो गया लैंड। फिर एटमॉस्फेयर आपको पता है क्या? हवा वाला जो कंपोनेंट है हमारा, जहां पर गैसेस रहती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या थी? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला जो आपका हिस्सा है। अब इन तीनों में ही जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको हम क्या बोल देंगे? जगह को बायोस्फीयर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? आपको कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? पक्का? पक्का अब ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट होगा तो आप वहां पर मुझे रोकिए, ठीक है। फिर हमने बोला भाई अलग अलग टाइप का जो इकोसिस्टम होगा, जैसे दो के नाम मैंने आपको बताया, एक का नाम था लैंड इकोसिस्टम, एक का नाम था एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब आप एक जगह से दूसरी जगह पे एंटर करेंगे, ठीक है एक जगह से आप दूसरी जगह एंटर करेंगे तो अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि लैंड इकोसिस्टम में जो भी स्पीशी रहती थी अचानक से वाटर आ जाएगा और एकदम से वहां पे चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप एक जगह से चलना शुरुआत करेंगे तो बीच में कोई एक ट्रांजिशन की जगह आएगी, ठीक है। उस ट्रांजिशन में दोनों ही जगह के इकोसिस्टम के कुछ कुछ स्पीशी जो हैं वो रहती होंगी, ठीक है। ऐसा ही होगा, आप कहीं पर भी जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एंटर करते हैं तो एकदम से तो चेंज नहीं हो जाती है ना, धीरे धीरे करके एक स्पीशी की पॉपुलेशन कम होती जाएगी और दूसरी स्पीशी की पॉपुलेशन धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो बीच का ट्रांजिशन वाला जोन था उसी को हमने क्या कहा था? इकोटोन, ठीक है। उसको हमने क्या कहा था? इकोटोन। तो वहां पे लिखा है लैंड इकोसिस्टम, साइड में लिखा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, नीचे क्या लिखा है? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, और उसी को क्या बोला है? इकोटोन। और इकोटोन का एग्जाम्पल आपका क्या था? मार्श लैंड, ठीक है। वहां पे लिखा, क्या लिखा है? मार्श लैंड। मार्श लैंड ही उसी का एग्जाम्पल क्या होता है आपका? मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना। उसी का एग्जाम्पल क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी मैं आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट ही दिखा देता हूं अगर किसी को मैंग्रोव भी नहीं पता है तो, ठीक है। ये लीजिए, सुंदरबन आपने देखा होगा, ये फोटो है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ये दिख गई फोटो, ठीक है। ये क्या है आपका? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है? आप लैंड से चलना स्टार्ट हुए और आप कहाँ की तरफ जा रहे हैं? किसी समंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सुंदरबन, आपको पता है कहां पर है? यहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है? सुंदरबंस। सुंदरबंस में आपके क्या है? ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब आप लैंड से चले ओशन की तरफ तो आपका क्या है? पेड़ जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? मैंग्रोव एरिया में कौन सा है? दलदल जैसा एरिया, ठीक है। थोड़ा पानी है, थोड़ा सा लैंड है, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप से ट्रांजिशन वाली जगह, ठीक है। एकदम मिट्टी में भी पेड़ नहीं उगे हैं और एकदम से ओशन भी आपका नहीं आया, ठीक है। तो बीच में जो है ट्रांजिशन वाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन, है ना। उसको क्या बोल दिया? इकोटोन, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल भी आप, और आपको फीचर भी बताए थे कि इकोटोन के क्या फीचर होते हैं। क्या फीचर होता था इकोटोन का? ठीक है, जोन ऑफ टेंशन और एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता था? थोड़ा जोर से बोलो, क्या एज इफेक्ट क्या होता था? एज इफेक्ट का आप बात समझिए, नॉर्मल भाषा में आप बात समझिए। आप देखिए इकोटोन वाला जो एरिया होगा ना, उसमें आपको मैंने ये चीज बताई कि आगे पीछे के दोनों इकोसिस्टम जो होंगे उन दोनों के मिक्स स्पीशी रहती होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी स्पीशी हो जो कि आपकी इकोटोन में ही मिलती है, जो आगे पीछे कहीं नहीं मिलती होगी। जैसे ये मैंग्रोव वाले जो ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे ये मैंग्रोव वाले ट्रीज, अब ये दोनों ही जगह नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ आपको कहां मिलेंगे? इकोटोन के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये भी मिलेगा, आप इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी कोई चीजें मिलेंगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम की भी चीजें मिलेंगी, लेकिन कुछ यूनिक चीजें होंगी जिनकी पॉपुलेशन इधर सबसे ज्यादा होगी, जो कि सिर्फ यहीं पर मिलते होंगे। बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये जगह क्या थी? इकोटोन। बात यहां तक आपको समझ आ रही है? फिर यही वाला चैप्टर जो है अभी हमने शुरुआत करनी है, तो यहां पर आप थोड़ा सा देखिए। जब मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, उसमें से एक चीज जो है जिसको हमने क्या कहा था? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो आज का हमारा चैप्टर था, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका जो है, उसमें जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट या फिर आप बोले फ्लोरा और फौना, ठीक है, दोनों ही कैसे डेवलप होंगे, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है और उस जगह की रेनफॉल कैसी है, ठीक है। उस जगह पे कैसा तापमान है और कैसी बारिश वहां पर होती है, ठीक है। उस हिसाब से वहां पर
आपके पेड़ उगेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपके वहां पे एनिमल रहते होंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता होगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको जो एक पिरामिड टाइप की डायग्राम है वो क्या बताना चाह रही है, वो आपको बता रही है, आप जरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, नीचे एरो में लिखा है हॉट और ऊपर क्या लिखा है कोल्ड, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है वेट और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है ड्राई, ठीक है। आप देखिए जो सबसे लेफ्ट वाला नीचे का कॉर्नर होगा वहां पर अगर कोई फॉरेस्ट जो डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हॉट भी है और वेट भी है, ऐसी बनेगी बात, हॉट एंड वेट, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। और अगर इस वाली साइड राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हॉट है लेकिन क्या है ड्राई है, हॉट है लेकिन ड्राई है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां पर क्या है कोल्ड एरिया है कोई, ठीक है। अब एक बार आप इस चीज को देखें और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है मैंने कल ही बताया था जिस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी और बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, ठीक है, वहां पर आपका क्या होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। जिस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी और बहुत ज्यादा बारिश होती होगी वहां पर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो डेवलप होता है। अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है अभी ये भी नहीं पता है तो और इसको तोड़ते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है भाई, रेन और फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जहां पर बारिश होती है खूब, ठीक है, और ट्रॉपिकल नाम है उसका मतलब वो ट्रॉपिकल एरिया में होता है, ठीक है, मतलब कहां पर है इक्वेटर के आसपास का एरिया, वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। और रेन फॉरेस्ट है तो मतलब वहां पर जो पेड़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्रीज, ठीक है, एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्रीज, ठीक है, बात समझ आई। फिर हम इसमें से आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या दिखा रहा है, राइट हैंड साइड में आप आगे कोई गर्म जगह है लेकिन ड्राई है, ठीक है, दो ही चीजें देख रहे थे ना हम, क्या बारिश और टेम्परेचर। अब कोई जगह गर्म है लेकिन वो ड्राई है तो वो जगह कौन सी बन जाएगी, डेजर्ट, ठीक है। कोई जगह गर्म थी और क्या थी ड्राई थी तो वो जगह क्या बन गई, डेजर्ट बन गई। अब वहां पे उस हिसाब से फ्लोरा और फोना दोनों चेंज हो गया, ठीक है। फ्लोरा में आपको पता है वहां पर कोई भी ऐसी कोई मेजर चीज नहीं उगती है, वही कैक्टस जीरोफाइटिक प्लांट्स मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और जो फोना होगा वहां का उसमें भी आपको पता है क्या कोई ऐसे जानवर जो है जो वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं जैसे स्नेक या फिर कैमल वगैरह, ठीक है, तो वो आपको वहां पर दिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यही एक ये ब्रॉड ओवरव्यू था, ये एक एक करके आपको आज की क्लास में पढ़ाना था पर चलो अभी धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं। इसी फोटो में अगर आप और देखें, इसी फोटो में आप और देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है ट्रॉपिकल, यहां क्या लिखा है टेम्परेट, यहां लिखा है सब पोलर, यहां लिखा है पोलर रीजन, मतलब ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन आपको बता रहा है। क्या बता रहा है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन। अब लैटिट्यूड पता है ना, ठीक है, चलिए लैटिट्यूडनल वेरिएशन बता रहा है। तो आप देखिए ट्रॉपिकल एरिया मैंने आपको क्या बताया, इक्वेटर के पास वाली जो जगह होगी, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें यहाँ पर, है ना, अगर ये आपका वर्ल्ड का मैप है और ये आपका क्या है इक्वेटर, तो इस एरिया में जो जगह होगी उसको हमने क्या बोला है, वो वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो आपका टेम्परेचर और रेनफॉल उस हिसाब से चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर बेल्ट, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर बेल्ट, जो कि हमने ज्योग्राफी में देखा है, ठीक है। तो वैसे ही बता रहे ट्रॉपिकल से आप ऊपर गए तो कोई टेम्परेट रीजन आ गया, टेम्परेट मतलब थोड़ा ठंडा इलाका, ठीक है, टेम्परेट रीजन मतलब थोड़ा ठंडा इलाका। अब जिसको टेम्परेट नहीं पता है आप कॉपी में आप साइड में लिख लीजिए थोड़ा कोल्ड एरियाज, ठीक है, ठीक है, टेम्परेट। टेम्परेट से आप ऊपर जाएंगे तो सब पोलर रीजन, ठीक है। अभी सब पोलर रीजन का क्या मतलब हुआ कि भाई सबसे ऊपर आपका क्या होता है पोल, ठीक है, आर्टिक, ठीक है, और नीचे क्या होता है एंटार्क्टिक, ठीक है। तो वो वाले रीजन तो आपके क्या बन जाएंगे पोलर रीजन, और उससे जो नीचे वाला एरिया होगा वो क्या बनेगा सब पोलर रीजन, ठीक है। तो यहां तक समझ आ रहा है आपको, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें आप और देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि भाई टेम्परेट वाला जो रीजन है ना वहां पर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। एक का नाम है जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, एक का नाम है छपराल, एक का नाम है ग्रासलैंड, एक का नाम है डेजर्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार सर आपने तो बोला डेजर्ट तो गर्म जगह पे होता है, अब ये तो ऊपर भी है ना, हो सकता है कोल्ड डेजर्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका लद्दाख जो है वो क्या है कोल्ड डेजर्ट है ठंडा भी है और उगता भी कुछ नहीं है वहां पर, तो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। वैसे नीचे वाले क्या है आपके हॉट डेजर्ट, ठीक है। ऊपर आपके ट्री के टाइप से जो है फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पे, मतलब डेसिडियस ट्रीज वहां पर होंगे जो कि क्या करते हैं, ट्रीज अपने लीव्स जो है वो शेड करते हैं, जो कि हमेशा आपको हरे नहीं दिखेंगे, ठीक है।
फिर उसके बगल में क्या लिखा है, ग्रासलैंड। तो कल हम देख रहे थे कि भाई टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप के नाम क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं बताते, ठीक है। कल बताए थे ना मैंने आपको सब। यहां से आप ऊपर चलिए, ऊपर क्या बता रहा है, धीरे धीरे करके लैटिट्यूड में हम ऊपर गए तो भाई सब पोलर रीजन जो आया आपका, वहां पे कोनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, ठीक है। अब कोनिफेरस उसके नाम में ही है, तो क्या मतलब है, कोन की शेप में है, ठीक है, क्या है, कोन की शेप में है। और कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट, उसी को क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। और इसी एरिया को हमने एक और नाम दिया था जिसका नाम क्या था, टाइगा रीजन, ठीक है। अब ये टाइगा रीजन, टुंड्रा रीजन क्या है वो भी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। आप देखिए इससे ऊपर वाला वहां पे तो लिखा हुआ है टुंड्रा, ठीक है, तो आप ऐसा दिमाग में थोड़ी देर के बाद आपको फिट हो जाएगा कि टुंड्रा से जो नीचे वाली जगह होती है उसको क्या बोलते थे हम, टाइगा रीजन, ठीक है। अभी कॉनिफेरस फॉरेस्ट से आप ऊपर की तरफ गए तो क्या बन गया, टुंड्रा रीजन। और टुंड्रा क्या है, पोलर रीजन है। अब भाई पोलर रीजन में तो ऐसा कुछ अच्छा उगता नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन है, ग्लेशियर की फॉर्म में वहां पर सारी चीजें जम जाती हैं, टेम्परेचर सब 0 डिग्री में है, ठीक है। इसलिए वहां पर जो आपको फ्लोरा और फोना दिखेगा उसमें उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ आपको जो है कुछ पोलर बियर मिल जाएंगे, कुछ ऐसी स्पीशी मिल जाएंगी जिनका जो कोट होता है ऊपर का वो फर बना होता है, और फर जो होता है उनका काफी ज्यादा थिक होता है, ठीक है। और उसी हिसाब के छोटे मोटे आपको जो है कुछ ट्रीज मिलेंगे, कुछ आपको श्रब्स मिलेंगे, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है ना, समझ आ रहा है अभी, कोई डाउट है? तो ये फोटो आपको दिखा रही थी, ये फोटो आपको दिखा रही है, देखिए अभी मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वो देखिए आप हरा रंग आपको जहां जहां दिख रहा है वो आपका क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब इक्वेटर के अराउंड जो है आपको वो जगह दिख रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की जगह जहां पर है वहां पर आपको वो डार्क ग्रीन कलर की जगहें दिख रही हैं जहां पर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस जगह पे क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या डेवलप होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या डेवलप होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उससे आप जरा ऊपर की तरफ जाएं तो एक जगह है जहां पे लिखा है सेकंड नंबर का सवाना, है ना, क्या लिखा था, यहां पे लिखा है सवाना, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सवाना। और सवाना जगह कौन सी है, ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह दिख रही है, हमारे यहाँ पर भी है, थोड़ा सा यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सवाना रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया का ग्रासलैंड, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया का ग्रासलैंड। अब ये सारी चीजें क्या है एक्चुअल में आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है, ठीक है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वापस से रिवाइज करवाया जाए। सवाना रीजन वो वाला रीजन होता था जहां पर आपने देखा होगा नेट जियो वाला जो आप चैनल लगाते हैं और वहां पे वो शेर, हाथी, आपको जिराफ वगैरह दिखते हैं, ठीक है, वही जगह कौन सी होती है, सवाना रीजन, जहां पे वो लंबी लंबी ग्रास होती है और छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सवाना रीजन का, कि टॉल ग्रास और शॉर्ट ट्रीज, ठीक है। तो अब आप देखिए कि स्पीशी में भी आपको वेरिएशन दिखेगा। क्या मैं कल बता रहा था आपको, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा तो उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जितना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होगा उस हिसाब से वहां पे स्पीशी जो है वो अडेप्ट करती है, इसीलिए जो बड़े भारी भरकम कार्निवोर एनिमल होंगे वो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो आपको कहां मिलेंगे, सवाना रीजन में, जहां पे मतलब उनको दौड़ने के लिए खुली जगह होगी, ठीक है। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होगा उसमें तो कहां पे शिकार करेंगे, कहां पे जगह होगी, ठीक है, इतना डेंस वो फॉरेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए जो भी आपके एलिफेंट, वो ज़ीब्रा, जो भी आप सारी चीजें देखते हैं अपने नेट जियो पे, वो कौन सी जगह होती है, सवाना रीजन, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा रहा है डेजर्ट, ठीक है, तो वो डेजर्ट वाला एरिया है। तो ये सारी चीजें आप एक बार इस मैप को देखो और आज की जो क्लास होगी अगर हम आगे बढ़ पाए तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, ठीक बात है। तो आप देखिए वो ऊपर आपका क्या लिखा है, आर्टिक सर्कल दिख रहा है, सबसे ऊपर क्या लिखा है, आर्टिक सर्कल। वहां पर आप देखो ये वाला जो टुंड्रा है, ये वाला रीजन थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो कहां पर है, इस एरिया में है, यहां पर है। ये कौन सी जगह है, ग्रीनलैंड, है ना। ये क्या है सारा, कनाडा, है ना। ये क्या है सारा, रशिया, ठीक है। तो यहां पर जो वेजिटेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टुंड्रा। उसके जो नीचे वाला एरिया जस्ट जो थोड़ा स्काई ब्लू कलर का है वो ही आपका क्या है, कॉनिफेरस, बोरियल, टाइगा रीजन, वो सारे रीजन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
कहाँ गया नीश? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, क्या होते थे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम? क्या चीज? चलिए, इसके बाद हमने एक थोड़ा तेज से चलेंगे। एक चीज क्या थी इसके बाद हमने देखी थी, जिसको हमने क्या बोला था? इकोलॉजिकल नीश, है ना? क्या देखा था? इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश। और इकोलॉजिकल नीश क्या चीज होती थी? इकोलॉजिकल नीश होती थी भाई एक ऑर्गेनिज्म का एक जगह पे क्या फंक्शनल रोल है, उसको हम क्या बोलते थे? इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, बात समझ आई? जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट है और आपका क्या काम है? यहाँ पे पढ़ाई करना, तो ये आपका क्या बन गया? नीश, है ना? ये आपका क्या है? नीश। ये आपका फंक्शनल रोल है। ठीक है, वैसे ही जैसे कोई पैरासाइट होगा या फिर क्या होगा, कोई डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, उसका काम क्या होता है? नीश क्या होता है कि कोई डेड और डिकेड जो वहाँ पर एनिमल या प्लांट है उसको डिकम्पोज करना, वो उसका क्या है? नीश है। ठीक है, बात समझ आई? जो भी ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में जो भी फंक्शनल रोल होगा वो उसका क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल नीश। वो उसका क्या कहलाएगा? नीश। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये फोटो आपको दिखाई थी जिसको क्या कहा था? बायोस्फीयर। वो सर्कल आपको दिखा रहा है, ऊपर आपका एटमॉस्फेयर, नीचे लिथोस्फेयर, अर्थ, हाइड्रोस्फेयर, वाटर, और उसके बीच की जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको हम बोलेंगे बायोस्फेयर। और तो कुछ है नहीं। ठीक है, फोटो आप देख लो, आपको दिख रहा है ऑक्टोपस, फिश, वो उधर लिथोस्फेयर में नीचे वो जो मर गए हैं उनके डेड और वो पूरा स्केलेटन वगैरह आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, और लैंड के ऊपर आपको वो सारे एनिमल दिख रहे हैं। तो इन सारी जगहों पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर। ठीक है, वो आपको देखिए लिथोस्फेयर के नीचे आपको दिखा रहा है चूहा, है ना? तो जमीन के नीचे है लेकिन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना वहां, तो वो भी क्या? बायोस्फेयर का हिस्सा हो गया। ठीक है, बात समझ आई? वैसे वो ऊपर बर्ड्स उड़ रहे हैं हवा में तो वो भी बायोस्फेयर। वो पानी के नीचे आपको फिश और ऑक्टोपस दिख रहे हैं, वो भी बायोस्फेयर। ठीक है, फिर ये आपको डायग्राम थी, वो क्या दिखाना चाह रही थी? एनर्जी का फ्लो। अब ये सारी चीजें देख ली, बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। आप बोलो अब इसको भी तोड़ के कुछ बता दो तो कुछ है ही नहीं। अभी इसमें क्या तोड़ू मैं, है ना? इकोलॉजी का डेफिनेशन आपको पता चल गया। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, उसके बाद कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, फिर बायोस्फीयर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा? ये सारी चीजें देख ली। फिर आपने देखा भाई इकोसिस्टम जो है दो टाइप के होंगे, मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अगर जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है या फिर एक्वेटिक, दो इकोसिस्टम है और दोनों के बीच की ट्रांजिशनल जगह होगी जो, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटोन। इकोटोन की कुछ खास बातें जो थी वो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर अब आप देखिए कि ये आपको बता रहे कि भाई अब काम कैसे चलता है आगे का। ठीक है, ये तो ऐसी फालतू की नॉलेज थी। ठीक है, काम की नॉलेज क्या है अब? कि भाई सन जो है वो क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी सूरज की किरणें गिर रही हैं और सबसे नीचे वाला जो आपका जगह है वहां पर लिखा है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर वो है जो खुद खाना अपना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो खुद खाना बनाता है वही प्रोड्यूसर है, उसी को आप बोलते हो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो आप लिख लो भाई कॉपी में ऑटोट्रॉफ का डेफिनेशन। ऑटोट्रॉफ डेफिनेशन क्या, आप उसके सामने लिख लीजिए कि जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, अपनी अंग्रेजी में आप उसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, जो कि क्या आपके प्रोड्यूसर हैं, जो खुद का खाना बनाते हैं, वो क्या बन गए? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और उसके सामने आप सेकंड नंबर पे लिख लो हेटेरोट्रॉफ। और वो कौन? जो कि खुद का खाना नहीं बनाते और प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वही ऑटोट्रॉफ के सामने आप लिख सकते हो कि वो क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ के सामने आप लिख सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफ क्या है? कंज्यूमर, और ऑटोट्रॉफ क्या है? प्रोड्यूसर। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे? तो बस ये सूरज की किरणें गिर रही हैं और वो पेड़ के ऊपर पड़ रही हैं। अभी पेड़ क्या करेगा? वहाँ पे कुछ तो खाना बनाएगा, किससे? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, अभी वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा और उस पर फिर ये ऐसे ग्रीन लीव्स वगैरह उसकी होंगी। ठीक है, कुछ फल फ्रूट उस पर पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? वो गाय आपको दिख रही है, वो क्या करेगी? वो वही घास खाएगी, वो पेड़ के पत्ते खाएगी, वो सारी चीजें। तो क्या लिखा है? वो क्या है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आपके कौन होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पहले नंबर के
इस चेन में आएंगे जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अभी क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं तो वो अगर पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या होंगे, वो हर्बीवोर, है ना, क्या होंगे, हर्बीवोर होंगे भाई। क्या खाते होंगे, पत्ते खाते होंगे, ठीक है, तो क्या बन गए, हर्बीवोर। हर्बीवोर की आपको दो वहां पे स्पीशी दिख रही है, एक क्या है रैबिट, दूसरा क्या है काऊ जैसी कुछ दिख रही है आपको, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर। उसके बाद आप देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर दिख रहे हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल कार्निवोर, ठीक है। अभी हर्बीवोर से आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, कार्निवोर। अभी कोई ऐसी स्पीशी होगी जो कि इस रैबिट को खाती होगी, ठीक है, उसमें हम क्या बता रहे हैं, वो सेकंड नंबर की है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और वो सांप जो है आपका खरगोश को खाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आपका किसको खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है। और सबसे ऊपर आपका क्या है, टर्शरी कंज्यूमर, जो कि क्या है, चील है, वहाँ पे जो है वो आपके लार्ज कार्निवोर है, और वो किसको खा सकती है, सांप को खा सकती है, ठीक है, ठीक बात है। अभी भाई ऐसा सीधा नहीं हो सकता है कि आप बोलो वो चील जो है वो सीधा सांप को ही खाएगी, भाई वो सीधा प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकती है, ठीक है। अब इधर हमारा तो कोई वो नहीं है कि मैं चील को बोलूँ कि नहीं भाई आप सांप को ही खा सकते हो, पूरा चेन फॉलो करिए, है ना, ठीक है। वो वहां से चील आएगी तो वो क्या करेगी भाई, उसको रैबिट दिखेगा तो वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकती है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है ना। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसी फोटो में एक और चीज आपको दिखा रहा था, कुछ ब्लू कलर का बना था और कुछ क्या बना था, रेड कलर का बना था, ठीक है। रेड कलर आपको क्या बता रहा था, एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल वो बात बताई थी, क्या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर, ठीक है। तो अभी एक अगर एनर्जी आपकी किस में थी, पौधे में थी, ठीक है, ट्री में थी, तो उसको किसने खाया, किसी गाय ने खाया, किसी रैबिट ने खाया, ठीक है, तो उसमें वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, वहां से वो किसी सांप ने उसको खा लिया तो उसमें ट्रांसफर होगी। तो क्या दिखा रहा है रेड कलर में, एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, ठीक है, एनर्जी जो सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही है वो इस रेड कलर में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। साथ में ब्लू कलर है जो कि क्या दिखा रहा है, क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होती है तो कुछ फॉर्म की एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में जो है लॉस कर जाती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला है कि सारी की सारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में जो लूज हो जाएगी पूरे चेन में, उसको हम बोलेंगे कि हीट एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। फिर ये वाली फोटो में आपको समझाने की कोशिश की थी कि भाई 10% एक रूल होता है जिसमें एक पूरा ये जो आपका पिरामिड है, ठीक है, एनर्जी पिरामिड, वहां पे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब आपकी एनर्जी फ्लो होती है तो सिर्फ 10% जो होता है वो आगे एनर्जी जो है ट्रांसफर हो पाती है, और बाकी की जो सारी एनर्जी होती है वो क्या करती है, लूज हो जाती है, ठीक है, इट इज लॉस्ट, ठीक है। तो बस आप समझिए कि अगर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और प्रोड्यूसर जो है आपका कौन है, कोई भी ग्रीन प्लांट, ठीक है, तो अगर वो पूरा 100% जो एनर्जी थी सूरज की उसको कन्वर्ट कर पा रहा है तो हम मान के चल रहे हैं उस प्रोड्यूसर के पास पूरा 100% आ गया एनर्जी का जो कि सूरज से मिल रही थी, ठीक है। अभी वो पूरा 100% प्रोड्यूसर के पास है, अब उसको किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया जो कि सेकेंड नंबर था पिरामिड में। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, हर्बीवोर, है ना। अभी उसको किसी हर्बीवोर ने खाया तो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो 100% का सिर्फ क्या होगा, 10%, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 10% रूल। फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि किसी प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी, 1%, ठीक है, 10% होगी सिर्फ, तो कितनी बनेगी, 1%। और जो टर्शरी कंज्यूमर है जो सबसे ऊपर है वो लोमड़ी जैसी आपको वहां दिख रही है, तो उस पर कितनी जाएगी, उसका 10%, मतलब 0.1%, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो का जो रूल होता है 10% रूल, ठीक है। पर ये भी सारी चीजें देख ली, अभी तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है, अभी तक कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी ये लास्ट बार है, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा, अभी कोई भी आए नया बच्चा और फिर जो मर्जी हो, ठीक है। ऐसे तो मेरे तो छठी क्लास में भी मेरे को पहली क्लास की चीज पढ़ानी पड़ रही है, ऐसे तो मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप आज एक बार ही सारी चीज सुन लो और उसके बाद जो है रेगुलर क्लास में आओ ताकि आपको बीच में स्किप ना हो और सारी चीजें समझ आए, ठीक है। अगर आप छुट्टी मार लोगे एक दिन भी फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप मूवी देखते देखते बीच का आप जो है स्किप कर दोगे और लास्ट में जाओगे ये कैसे हो गया, तो नहीं समझ आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए आप छुट्टी मारेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो रेगुलर क्लास में आए और बने रहें, ठीक है। फिर आपको क्या बता रहे, एनर्जी की एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो फूड चेन आपको बता रहा है और एक वर्ड बता रहा है फूड वेब, ठीक है।
अभी चेन है तो चेन की हिंदी क्या होती है भाई, कोई तो लीनियर चीज होगी जो कि एक जगह से दूसरी जगह चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन। ठीक है, तो चेन का मतलब क्या है, लीनियर। ठीक है, तो दो टाइप की जो है आपकी फूड चेन होती थी, एक को हमने क्या कहा था, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी को क्या कहा था, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन आपकी वो थी जो कि नाम ही उसका क्या, ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई हर्बीवोर उसको स्टार्ट कर रहा होगा, वो किसी मतलब प्लांट से स्टार्ट होती होगी। ठीक है, मतलब किसी ग्रास लैंड में स्टार्ट होती होगी। ठीक है, कोई घास होती होगी, उसको कोई हर्बीवोर खाता होगा, फिर उसको कोई कार्निवोर खाता होगा। तो नॉर्मल जो आपको किसी ग्रास लैंड में दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, और उसके बाद दूसरी होती थी डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, अब डेट्रिटस फूड चेन के लिए क्या होता था कि वहां पर कोई भी ग्रीन प्लांट एनिमल नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या है, कोई डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है। ठीक है, उसके ऊपर कोई फीड कर रहा है और फिर वो चेन जो है आगे की तरफ चल रही है। जैसे कोई डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म नीचे लिखा है डेट्रिटस, जिसके ऊपर अर्थवॉर्म जो है वो फीड कर रहा है। ठीक है, और कोई वहां से चूहा वगैरह आया जिसने क्या किया, अर्थवॉर्म को खा लिया। ठीक है, तो ये जो चेन बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, कोई डाउट आपको इसमें? ठीक है, समझ आ गई? चलिए, अब बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में जब इंटरमिंगल्ड हो जाएंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, फूड वेब। ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे हम, फूड का वेब। जैसे आपको दिखा रहा है एक फूड चेन यहाँ से चल रही है, वो एक पेड़ है, उसके ऊपर जिराफ भी है और राइनो भी है, और उसको कौन खा रहा है, ऊपर लाइन। ठीक है, ठीक है, तो वो लाइन आपके क्या हो गए, ऊपर वाले जो भी आपको तीनों दिख रहे हैं वो क्या है, टॉप के कार्निवोर। वो क्या है, टॉप कार्निवोर। जैसे लाइन ऊपर क्या है, टाइगर है, और एक क्या है, वल्चर। ठीक है, तो ये क्या है, टॉप कार्निवोर। इसके नीचे वाले जो हैं वो सेकंड नंबर वाले कार्निवोर होंगे, इससे थोड़े नीचे, या फिर हर्बीवोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर अलग से एक चेन चल रही है, ट्री है, ग्रास हॉपर है, फिर चिंपैंजी है, या फिर बर्ड है। ठीक है, तो उस बर्ड के ऊपर क्या है, ये स्क्विरल है जैसे। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, वो वल्चर है, ईगल है, वो जो है इन सबको खा सकते हैं। ठीक है, फिर एक छोटी एक फूड चेन चल रही है जहाँ पर घास है, ट्री है, फिर क्या है, चूहा है, फिर उसके ऊपर फॉक्स है, और उसके ऊपर क्या है, सांप है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की, और एक लास्ट में क्या है, पेड़ है, फिर वो आपका क्या है, डियर, और सबसे ऊपर टाइगर। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की जो आपकी फूड चेन है आपस में एक दूसरे के साथ जब मर्ज हो जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, फूड वेब। ठीक है, बात आ गई समझ? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। फिर आप आगे देखिए, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, बस वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे भाई जो है एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है एनर्जी कैसे आपकी ट्रांसफर हो रही है, जो कि हमने अभी पीछे देखा था वो 10% वाला रूल, वो सारी चीजें, वो भी क्या था, एनर्जी ट्रांसफर बता रहा था एक लेवल से दूसरे लेवल में। ठीक है, तो देखिए जरा आप, वहां पे लिखा है, शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, पिरामिड बॉटम शोज द प्रोड्यूसर, और पिरामिड टॉप शोज टॉप कार्निवोर और टॉप प्रेडेटर। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जो भी आपका इकोलॉजी का पिरामिड होगा, एनर्जी का पिरामिड होगा, ठीक है, उसका जो बेस होगा वहां पर हमेशा कौन रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा कोई। ठीक है, और जो उसका टॉप होगा वहां पर हमेशा कौन रहेगा, कोई कंज्यूमर रहेगा, कार्निवोर रहेगा। यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो वही साइड में आपको एक फोटो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, प्रोड्यूसर, नीचे क्या है, घास है बहुत सारी। ठीक है, ठीक है, नीचे क्या है, घास है, घास को खाने के लिए उसके ऊपर क्या था, ग्रास हॉपर थे। ठीक है, ग्रास हॉपर को खाने के लिए उसके ऊपर क्या है, कुछ तो बर्ड्स हैं जो कि ग्रास हॉपर को खा रहे हैं, और उसके ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कोई एक बड़ी चील, ठीक है, या ईगल, ठीक है, वल्चर वगैरह है जो कि सबसे ऊपर है। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ऊपर की तरफ ये एनर्जी का जो है फ्लो बन रहा है। और ये क्यों ऐसे अपराइट क्यों है, क्योंकि आप देखिए प्रोड्यूसर जो है उसकी नंबर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, घास वगैरह नंबर में बहुत ज्यादा होगी, फिर नंबर में आप देखिए ग्रास हॉपर घास से थोड़ा कम होगा, फिर बर्ड ग्रास हॉपर से थोड़े कम होंगे, और जो वल्चर और बड़े आपके टॉप के बर्ड होंगे कार्निवोर, वो नंबर में और बर्ड से कम होंगे। ठीक है, इसीलिए इसका ऐसा आपको फिगर जो है वो दिख रहा है। ठीक है, बात समझ आई? अभी इकोलॉजिकल पिरामिड था नंबर के हिसाब से। ठीक है, एक्चुअल नंबर के हिसाब से हम देख रहे थे कि ऐसा बन सकता है। वैसे ही मैंने आपको बोला कि एक एक्चुअल नंबर के हिसाब से ऐसा नीचे की तरफ भी बन सकता है। ठीक है, वो क्या है, अपराइट, और ये क्या है, डाउनवर्ड वाला। ठीक है, एक क्या है अपराइट और एक क्या है डाउनवर्ड। ठीक है,
अब बेशक डाउनवर्ड हो, फिर भी एक चीज तो हमने पढ़ ली कि जो बॉटम है इट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर, है ना। यही पढ़ा अभी हमने, पिछली लाइन में पढ़ा कि बॉटम जो होगा हमेशा ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर, और ऊपर कौन होंगे आपके कंज्यूमर, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो अगर एक्चुअल नंबर के हिसाब से आप देखेंगे तो हमने कल ये एक फोटो देखी थी जहां पर डाउनवर्ड आपका पिरामिड जो है वो भी हो सकता है, और उसकी एग्जांपल क्या थी, उसकी एग्जांपल थी ट्री, है ना। ट्री उसकी एग्जांपल थी, जहां पे नीचे क्या होगा आपका एक ट्री होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहते होंगे कुछ बर्ड्स, तो बर्ड्स के जो नंबर होगा वो किससे ज्यादा होगा, ट्री तो सिंगल है, ठीक है, बर्ड उससे ज्यादा होंगे। फिर वो बर्ड के ऊपर कोई पैरासाइट जो होंगे वो लगे होंगे, ठीक है, पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स का नंबर जो है वो बर्ड से ज्यादा होगा, ठीक है। और पैरासाइट को खाने के लिए कुछ एक हाइपर पैरासाइट चीज होती है, ठीक है, जो कि पैरासाइट से भी ज्यादा होंगे। तो आप देखिए नंबर के हिसाब से क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। एक पेड़ था, उस पे एक्चुअल सिंगल पेड़ है, उस पे जो बर्ड्स हैं वो उससे ज्यादा, फिर बर्ड से ज्यादा उस पे क्या पैरासाइट, और पैरासाइट से ज्यादा क्या हाइपर पैरासाइट, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्या बन गया आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ऐसे ही ये आपको मतलब जमीन के हिसाब से बताया टेरेस्ट्रियल, वैसे ही क्या हो सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। जैसे क्या उसमें क्या होता था, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, फिर उसके ऊपर क्या होगा जू प्लैंक्टॉन होगा, ठीक है, उसको खाने के लिए कोई स्मॉल फिश होगी और उसको खाने के लिए कोई लार्ज फिश होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी एनर्जी का पिरामिड, ठीक है, एनर्जी पिरामिड। चलिए फिर नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने, नेक्स्ट चीज थी भाई बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। आप देखिए बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन पढ़ने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो क्या है पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट आपको पता है कि पॉल्यूटेंट क्या चीज होती है। पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके लिए हानिकारक है, आपके वहां के एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा सकती है, ठीक है, एनवायरनमेंट को या फिर आपको भी, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को जो है हानि पहुंचा सकती है, ठीक है। आपने अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट सुने होंगे, जैसे एटमॉस्फेरिक आपने पॉल्यूटेंट सुने होंगे तो नाइट्रेट जैसे होते हैं, ठीक है, सल्फेट जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, ओजोन ऊपर ठीक है लेकिन एटमॉस्फेयर में नीचे ओजोन होगी तो वो भी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं पॉल्यूटेंट। फिर आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट ऐड हो सकते हैं जो कि क्या हो सकता है फूड चेन के थ्रू हमारे पास आ जाएं और हम भी वो पॉल्यूटेंट जो है वो खा ले, ठीक है, पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी, आजकल माइक्रोप्लास्टिक्स की बात की जा रही है, ठीक है। आजकल आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, प्लास्टिक की बोतल में जो है आप पानी ना पिया करें, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप कोई स्टील की बोतल लें उसमें पानी पिए, ठीक है, या फिर वही जो मैंने आपको बताया वो प्लास्टिक का जो कप होता है जिसमें आप चाय पीते हैं, तो बोलते हैं भाई वो गर्म चाय जो होती है उसका टेम्परेचर ऐसा होता है तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक जो कि कप में लगे होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं चाय के अंदर, और फिर जब आप पी लेंगे तो उसमें जो भी माइक्रो प्लास्टिक था पॉल्यूटेंट वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो बस ये इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के दो टर्म्स हैं, नाम क्या है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है, और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बढ़ जाना, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, बढ़ जाना, कोई चीज मैग्नीफाई हो गई, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि भाई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में अगर वो पॉल्यूटेंट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। क्या लिखा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और वैसे ही पूरी फूड चेन में अगर वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। क्या लिखा है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन, ठीक है, पूरी फूड चेन में अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी फोटो थी यहाँ पर कल आपको दिखाई थी, कहाँ गई, ये वाली फोटो थी, ठीक है। ये फोटो आपको क्या दिखा रही थी, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। सबसे ऊपर आपको दिखा रहा था बायो एक्यूमुलेशन, जिसमें वही 3 मछलियां हैं, स्टार्टिंग में उनमें ब्लू कलर आपका क्या है पॉल्यूटेंट का, कंटेमिनेंट का लेवल, ठीक है, स्टार्टिंग में उनमें कोई भी कंटेमिनेंट नहीं था तो ब्लू कलर एब्सेंट है। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो ब्लू कलर भी धीरे धीरे करके उनमें बढ़ता जा रहा
है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑर्गेनिज्म में, इस फिश में क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन। बात समझ आई? आप एक बात समझो मेरी और, ठीक है। अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा घबराओ नहीं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है, सर ने तो कुछ लिखवाया नहीं, मैं तो क्लास के बाहर निकलूंगा तो मुझे भूल जाएगा, ठीक है। भाई आपका कल एग्जाम थोड़ी है, अभी तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हो। मैंने तभी आपसे 10 बार ही पूछा कि आप कोई अभी एग्जाम दे रहे हैं क्या, आप सबने बोला अभी तो हम 1 साल 2 साल के बाद एग्जाम देंगे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो, ठीक है। सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा उस कोई भी एक ऐसा इरादा नहीं होता कि कॉपी में आपकी फिर से बुक बना दूं, वही शंकर आईएएस वापस है आपको कॉपी में लिखवा दूंगा, तो वो तो बुक में लिखा है, उसका आपको क्या फायदा हुआ, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ क्या है, टाइम वेस्ट, और आपको एक क्या बोलते हैं, मिथ है ना, कि आपको ऐसे दिमाग में एक ऐसा साइकी क्रिएट होगी, मेरे पास तो बहुत अच्छे नोट्स बन गए हैं, अब बस ये नोट्स पढ़ के मैं सारा एग्जाम निकाल लूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, चीज को समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आएगा, आप क्या सोच रहे हो यूपीएससी सीधा पूछेगा बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, स्कूल का एग्जाम थोड़ी चल रहा है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद न्यूज में उसमें कोई चीज आ रही होगी, ठीक है, वहां से कोई और अप्लाइड सवाल बनता है, ठीक है। तो आप क्या है, जो चीज समझाई जा रही है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। बाकी बुक आपके पास पड़ी है, नोट्स आपके पास पड़े हैं, सारी चीजें आपके पास है, तो कुछ काम तो आप घर पे जाके भी करोगे ना खुद, ठीक है, ठीक है। घर पे जाके जब आप इस सबको रीड करोगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि भाई यहाँ पे तो क्या है, कोई फूड चेन है, ठीक है। अब फूड चेन है तो सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, श्रिम्प दिख रही है, ठीक है। सबसे नीचे क्या दिख रहा है, श्रिम्प। श्रिम्प में कुछ पॉल्यूटेंट का लेवल धीरे धीरे करने बढ़ना स्टार्ट हुआ, वहां से श्रिम्प को किसने खाया, किसी स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश में चला गया वो सारा पॉल्यूटेंट का लेवल। फिर वहां से उसको किसने खा लिया, किसी सील ने खा लिया, तो उसमें वो पॉल्यूटेंट का लेवल और इंक्रीज हो गया, और उसको किसने खा लिया, पोलर बियर ने खा लिया, और उसमें वो कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी। अभी वो कैसे, वो धीरे धीरे करके उसमें बढ़ रही है। भाई कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर मैं बोलूँ कि शुगर का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है या इसमें कम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, भाई दो चीज़ें होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना। तो आप उसमें डालोगे तो क्या बनता था, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मछली 2 थी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो उसमें आपको थोड़ा कम दिख रहा है, और पोलर बियर जो है वो मतलब बियर जो है वो अकेला है, सिंगल है, तो उसमें कंसंट्रेशन उसी हिसाब से इंक्रीज हो गई है, समझ आ गई। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। फिर ये बायो मैग्निफिकेशन का आपको दिखा रहा है कि डीडीटी नामक एक क्या होता है, पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है। तो डीडीटी नामक का पॉल्यूटेंट का आपको दिखा रहा है कैसे बायो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो पानी दिखा रहा है, खूब सारा पानी था, उसमें उसका बायो मैग्निफिकेशन का बायो कंसंट्रेशन नंबर, ठीक है, नीचे लिखा है, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, बायो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसका नंबर आपको क्या दिखा रहा है, 1, ठीक है, सिंगल नंबर है, ठीक है, क्या, ठीक है। उसके ऊपर आपको दिखा रहा है कुछ प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर में जब धीरे धीरे करके पॉल्यूटेंट का लेवल इंक्रीज होगा तो उसमें 1 से कितना हो गया, 1000। फिर उसके ऊपर क्या है, कुछ जू प्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है। वो प्रोड्यूसर आपके कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स में कितना आ गया, वो नंबर 1000। फिर वहां से जू प्लैंक्टॉन में चले गए तो कितना आ गया, 10,000, ठीक है। फिर वो जू प्लैंक्टॉन को किसने खा लिया, किसी स्मॉल फिश ने खा लिया, ठीक है। तो बायो का मैग्निफिकेशन यहाँ पर बायो कंसंट्रेशन उसकी कितनी होगी, 10,000 से 1,00,000, ठीक है। फिर वो स्मॉल फिश को किसी लार्ज फिश ने खा लिया, तो फिर वो आप देखिए 1,00,000 से कितना हो गया, 10,00,000, ठीक है। और फिर आप वो धीरे धीरे करके किसी बड़ी चील ने उसको खा लिया, तो उसमें कितना है, 1 करोड़, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, बायो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कहा, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। ठीक है, बात आ गई समझ यहाँ तक, ठीक है। बात समझ आई तो आगे देखो, अब यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई, अब पॉपुलेशन समझ आ गया क्या होता है। अब आपस में क्या करना है, एक दूसरे को इंटरैक्ट करवाना है, ठीक है। अभी एक दूसरे में सब इंटरैक्ट करेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, नेचर ऑफ इंटरैक्शन होगा, उसके अलग अलग टाइप के नाम होंगे, ठीक है। एक जगह है जहां पर क्या लिखा है, नेम ऑफ इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म, ठीक है। उसमें स्पीशी ए है और स्पीशी बी है, दोनों के आगे क्या लिखा है, प्लस, ठीक है। अब फ्लोरा की भी हो सकती है, फौना की भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जहां पर अगर आप इंटरैक्शन करेंगे तो दोनों को उसमें कुछ तो दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों के आगे प्लस, ठीक है। दोनों के आगे प्लस, तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको कल बताया, हमने देखा था क्या होता था,
कोरल रीफ वाला, ठीक है। कोरल रीफ कॉपी में आप लिख लीजिए जिसको लिखना है। म्यूचुअलिज्म क्या है, जिसमें म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीशी गेट्स बेनिफिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या आपको लिखवाना है, कुछ नहीं, आप समझो, ठीक है। आप क्या ग्रेजुएशन करके आए हो, आप एकदम एकदम 12th के बाद वाले छोटे बच्चे तो नहीं हो कि आपको एक एक चीज अब उसमें लिखवाई जाए, ठीक है। समझ आ रही है? म्यूचुअलिज्म समझ आ गया क्या होता है, समझ आ गया, ठीक है। कंपटीशन कि भाई दोनों जो स्पीशी है, स्पीशी ए और स्पीशी बी, उसमें क्या है, और रेस लगी है कोई किसके लिए, हर चीज के लिए, खाने के लिए, सूरज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सब चीज के लिए उसमें क्या है, दोनों के बीच में रेस लगी है, ठीक है। तो दोनों को उससे क्या हो रहा है, नुकसान, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों के आगे क्या है, माइनस, ठीक है। उसके आगे हम गए तो क्या है, प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब क्या है, कोई एक बड़ा प्रीडेटर होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे कोई लार्ज कार्निवोर है, वो किसी स्मॉल कार्निवोर को खा रहे हैं या किसी हर्बीवोर को खा रहे हैं, ठीक है। तो जिसने खाया उसको तो खाना मिला, उसके आगे प्लस, ठीक है, और जो मर गया उसके आगे माइनस, ठीक है, उसको नुकसान। फिर उसके बाद क्या है, पैरासाइटिज्म, ठीक है। उसमें कोई एक पैरासाइट होगा, ठीक है, जो कि किसी होस्ट के साथ जाके चिपक जाएगा, उसमें उस पैरासाइट को फायदा, तो उसके आगे स्पीशी ए के आगे प्लस और स्पीशी बी के आगे माइनस, ठीक है। समझ आ गई आपको? उसका एग्जाम्पल क्या होता था, आपको मैंने बताया, लीच हो सकती है और टिक्स हो सकती हैं, वो सब क्या होती हैं, होस्ट के साथ जाके चिपक जाती हैं और होस्ट को उससे नुकसान होता है और पैरासाइट को उससे फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट आपका क्या है, कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या है भाई, एक स्पीशी को फायदा हो रहा है, दूसरा क्या है, जीरो, मतलब अनअफेक्टेड, ठीक है, उसको उसमें ना फायदा ना नुकसान। उसका मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया था, उसका एग्जाम्पल क्या था, हाँ, मतलब क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल वाला थोड़ी था, वो तो उन्होंने बताया था, मैंने कहा था वो गलत है ना, क्रोकोडाइल वाला नहीं। किसी भी आपके बफेलो, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ है, ठीक है, गाय वगैरह, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी बर्ड वगैरह उसके ऊपर उसकी सवारी करे और उसको तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके चलने से, गाय वगैरह के चलने से नीचे जो भी इंसेक्ट बैक्टीरिया मरेगा उसके पैरों से, उसको जो है वो बर्ड जो है बाद में खा सकता है, ठीक है। तो उसको हम तो उसको हम क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, अमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को उससे ना फायदा ना नुकसान। जैसे क्या था उसका एग्जांपल, कोई एक बड़ा पेड़ है जिसकी बहुत बड़ी कैनोपी है, ठीक है। कैनोपी आपको पता है ऊपर से, हाँ समझ आ रहा है ना, कैनोपी पेड़ का ये ऊपर वाला जो है ये बन गया, ये क्या है सारा कैनोपी, ये छाता जैसे होता है ऊपर से कैनोपी, ठीक है। तो उसके नीचे अगर कोई छोटा प्लांट होगा तो उसको क्या होगा, सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगी ड्यू टू दिस कैनोपी ऑफ द बिगर ट्री, ठीक है। तो उसको उससे क्या होगा, थोड़ा नुकसान होगा, और बड़े पेड़ को तो उससे ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। एक का नाम म्यूचुअलिज्म, उसके बाद कॉम्पिटिशन, उसके बाद प्रीडेशन, उसके बाद पैरासिटिज्म, उसके बाद कमेंसलिज्म, और लास्ट क्या है, अमेंसलिज्म, ठीक है। चलिए यहां से आगे देखते हैं फिर। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के क्या देखे थे, बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। कहाँ गया वाटर साइकिल, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के जियोकेमिकल साइकिल देखे थे कि अलग अलग टाइप के साइकिल्स जो होते हैं वो कैसे चलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे उनमें से एक क्या है, वाटर साइकिल। अब आप बोलो सर हमें वाटर साइकिल नहीं समझ आ रहा है, तो शिष्य आपको जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वापस से चिंतन करना चाहिए और किसी सस्ते एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बात समझ आई? अगर आपको अब वाटर साइकिल भी समझना है तो ठीक है। मेरे को तो पढ़ाने में इसको मतलब एकदम ऐसे अंदर से वो हो रहा है कि आपको वाटर साइकिल पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर भी अब अगली क्लास में अगर आपने ये बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। देखिए आप वाटर साइकिल, उसमें क्या बताया जा रहा है भाई, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल आपके पास घर पे साइकिल होगा, उस पर क्या होता है, चक्का होता है, पहिया होता है, वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो साइकिल का चक्का गोल गोल घूमता है, तो साइकिल मतलब वाटर का साइकिल, वो भी गोल गोल
घूमेगा। ठीक है, तो दिखा रहा है कि भाई क्या है, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, इधर दिखा रहा है राइट हैंड साइड में वाटर स्टोरेज इन ओशन। ओशन में क्या है, बहुत सारा पानी है। ठीक है, पानी के ऊपर आपको दिख रहा है ऊपर सूरज है, सूरज की गर्मी पड़ी, पानी क्या किया, इवेपोरेट। ठीक है, पानी का इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा उसका कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन आपको पता है क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होती है, पानी से स्टीम, वो कंडेंसेशन होती है, पानी से स्टीम कंडेंसेशन हो गया। भाई मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो अलग अलग टाइप के बताए थे, एडियाबैटिक रेट ऑफ वो सब बताया था, याद है, क्लाउड जो बनते थे, याद आया। कंडेंसेशन में उसका हिंदी आप बनाओ ना, मतलब उस इंग्लिश के वर्ड को तोड़ा करो भाई, ऐसे कैसे समझ आएगा आपको। कंडेंसेशन मतलब कोई चीज क्या है, कंडेंस हो गई है ना, कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब कोई चीज पास आ रही है, कंडेंस हो गई, तो आप समझिए जो इवेपोरेशन से ऊपर सारा पानी गया था, ऊपर जाके क्या होता है, ठंडा होता है ना, याद आ रहा है। एडियाबैटिक रेट याद आ रहा है, जिसमें क्या होता था वो कितना, 6 डिग्री पर किलोमीटर, याद आ रहा है, 6 डिग्री पर किलोमीटर। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, कोई भी वाटर का पार्सल अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 6 डिग्री उसमें डिफरेंस आता है, जबकि 1 किलोमीटर वो ट्रेवल करता था, इसीलिए ऊपर जाके ठंडा होगा और क्या बनेगा, कंडेंस क्लाउड की फॉर्मेशन लेगा। तो कंडेंसेशन से क्लाउड बने, साइड में क्या लिखा है, वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर। वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। ठीक है, अभी क्लाउड में आगे क्या है, जब उसका क्या होता है, डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पानी जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है क्लाउड, तो फिर क्या करता है, बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिरेगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पे रेन की फॉर्म में, जहां टेम्परेचर कम वहां स्नो के फॉर्म में। ठीक है, साइड में लिखा हुआ है वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो। अब पानी आया और किसके फॉर्म में जमा है, आइस और स्नो के फॉर्म में जमा है, किसी ग्लेशियर में, किसी पोलर आइस कैप में। ठीक है, सामने नीचे लिखा हुआ है स्नो मेल्ट रन ऑफ टू स्ट्रीम। भाई टेम्परेचर बढ़ा, सर्दी की जगह अब गर्मी आ गई, बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई और सारा पानी जो था आपका वो भी स्ट्रीम में जो है नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। रन ऑफ मतलब वहां से चल के नीचे जा रहा है। ठीक है, कुछ पानी जो है वहां से जाएगा और नीचे कोई स्प्रिंग बनाएगा या फिर फ्रेश वाटर का कोई सोर्स बनाएगा। ठीक है, एरो बने, ठीक है, ठीक है, कोई फ्रेश वाटर का सोर्स बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग पता है आपको, ठीक है, चलो आप देखो एरो नीचे भी आ रहा है, वो एक तो जमीन के ऊपर था और एक क्या था, जमीन के नीचे, और नीचे वाला एरो क्या बोलता है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, नीचे वाला जो आपका एरो है बोलता है ग्राउंड वाटर, और एक और नीचे एरो आ रहा है जो बोल रहा है ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो था उसी को आपने क्या बोला था, क्या होता है, एक्वीफर। क्या होता था, एक्वीफर। ठीक है, तो एक्वीफर होता है ग्राउंड वाटर स्टोरेज, और एक्वीफर जो है वहां पे अगर आप ग्राउंड वाटर निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, जहां पे नीचे पानी अच्छा खासा होगा, ठीक है, वहीं पर अगर जो है अंडरग्राउंड वाटर आप चाहते हो, आप डिग करोगे तो वहां पर आपको पानी जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जहां नीचे स्टोरेज ही नहीं होगी, वाटर टेबल जो है काफी ज्यादा डाउन होगा, वहां पे आपको ड्रिलिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है। सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, पता है, ज्योग्राफी में पढ़ी थी सारी चीजें। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी जगह आपने देखा था, मैंने आपको कहा था जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं इंडिया के, वहां पे बहुत सारी जो है रिवर फ्लो करती हैं, इसीलिए वाटर टेबल जो होता है काफी ज्यादा ऊपर होता है। तो थोड़ा सा ही अगर आप खोदेंगे तो पानी आपको मिल जाएगा, एज कंपेयर टू उस जगहों पे जहां पर नीचे जो एक्वीफर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है, इसीलिए वहां पर ग्राउंड वाटर भी जो है उसकी कमी आपको होती है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे। उसके बाद एक चीज आपको बता रहे थे, कार्बन। जी जी, आइए, हाँ जी बताइए, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली, ठीक है, आप इस फोटो को देख के बताइए उसका क्या मतलब बनता होगा। सोचिए, क्या आइस, क्या
हाँ, अरे इतना आपको पूरा वाटर साइकिल बताया। आपको सब्लिमेशन आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, है ना? एक बार ये आप खुद सोचिए कि सब्लिमेशन का क्या मतलब होगा। 2 मिनट लीजिए, आप सोचिए। क्या चीज़? सब्लिमेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? क्या होता है सब्लिमेशन का मतलब? सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में, जैसे एथिलीन बॉल होती है, जैसे कैम्फर की हमने एग्जांपल देखी थी, है ना? ऐसे ही देखा था। जैसे क्या देखा था? कैम्फर की एग्जांपल देखी थी, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है ये सब्लिमेशन का एरो दिखा रहा है आपको। सोचो, थोड़ा सा सोचो और फिर मैं आपको बताता हूँ। सोचिए। किसमें? कैसे? कैसे? थोड़ा जोर से बोलो ना, क्या समझ नहीं आ रहा। सनलाइट से आइस कन्वर्ट हो सकती है गैस में सीधा? तो फिर वो सब्लिमेशन थोड़ी हुआ। फिर बताओ। सब्लिमेशन वहां पर जो लिखा हुआ वो है गैस के फॉर्म में ही, मतलब वो समझा आपको गैस ही रहा है, लेकिन आप और सोचो कि क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई गैस हो जो कि आपके पानी के अंदर थी और वो वहां पर जाके ट्रैप हो जाए किसी पोलर आइस कैप के अंदर, और जब जो है थोड़ी सी हीट उसको मिले, अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है सबका, पानी का अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, धीरे धीरे करके मेल्ट करेगा, और कोई गैस जो कि आपके आइस के जो वहाँ पर क्रिस्टल थे उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो वो जब उसको थोड़ा टेम्परेचर मिलेगा तो वो डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो सकती है। बात समझ आई? जैसे आपका पानी है, उसमें जैसे एसिड रेन वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट वगैरह भी तो नीचे जाके गिरते हैं ना, नाइट्रेट के या फिर सल्फेट वगैरह के, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपका धीरे धीरे करके पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे आपके जो ऐसी गैसेज होंगी जो पानी के फॉर्म में नीचे जाके बर्फ में स्टोर हो जाएंगी, तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अगर मेल्ट होंगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो पानी तो सीधा जो मेल्ट होके वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, जो कुछ उसमें गैस का कंपोनेंट जो होगा, जो उसमें ट्रैप हुआ होगा, वो सीधा जो है सब्लिमेशन के थ्रू हवा में चला जाएगा, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो दिखा रहा था वो क्या है? कार्बन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल आपको क्या दिखा रहा है? कार्बन साइकिल आपको दिखा रहा है कि भाई एक जगह है जहां पर क्या है, एनिमल क्या है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनिमल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और आपको पता है हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अब कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो कंबशन में भी आपको पता है कोई भी कार्बन या फिर कोई भी चीज़ जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? रिलीज, ठीक है। उसके साथ आप देखें एक और चीज़ दिखा रहा है, प्लांट का रेस्पिरेशन, कि प्लांट जो है जब फोटोसिंथेसिस करता है तब तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे चाहिए होती है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन नॉर्मल जब रेस्पिरेशन करता है तब वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि बॉटम अर्थ के नीचे आपको दिखा रहा है कुछ मिनरल फॉर्म में कार्बन है, जो कि आपका क्या है, कोल वगैरह, ठीक है, जो कि क्या है, कोल वगैरह, ठीक है। और साथ में आपको क्या दिखा रहा है, कुछ डिकेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे कोई आपका प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है और डेड डीके होने के बाद धीरे धीरे करके वही जो चीज़ होती है वो किस में कन्वर्ट होती थी, कोल के अंदर, ठीक है। तो ये सारा ही आपका क्या है, एक पूरा कार्बन का
साइकिल, ठीक है। सारे एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो सारा जो CO2 है वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है, कोई प्लांट वगैरह मर गया तो एरो नीचे की तरफ, ठीक है। और साइड में क्या है, डिके, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर हमने CO2 के बारे में पढ़ा था कुछ चीज़ें कि भाई CO2 जो होती है वो हमें एटमॉस्फेयर में जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। CO2 किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा जो पूरा फूड चेन था उसमें जो बेस था, जो कि क्या था, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वही नहीं होगा अगर, तो आपकी फूड चेन जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। इसलिए CO2 जो था आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो क्या थी, नाइट्रोजन का साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो आप देखिए कि नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंस में आपको मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78%, ठीक है। तो मतलब काफ़ी मात्रा में आपको जो है नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में मिलती है, ठीक है। तो आपको देखिए N2 के फॉर्म में वो मिली है, वहाँ पे देखिए एक जगह पे लिखा है गैसियस लॉसेज N2N2O, ठीक है। तो N2 के फॉर्म में आपको जो है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में आपको मिलती है। लेकिन नाइट्रोजन को आप देखिए सीधा जो एलिमेंटल फॉर्म है उसका, ठीक है। N2 क्या हो गया उसका, एलिमेंटल फॉर्म, सिर्फ उसमें कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है। तो सीधा एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट और एनिमल जो होते हैं आपके उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सीधा N2 जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, उस फॉर्म में ना प्लांट ना एनिमल उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी नाइट्रोजन है उसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का डेफिनेशन भी आपको कल बताया था क्या, कि भाई एलिमेंटल नाइट्रोजन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, या तो आप कन्वर्ट कर दो किसी नाइट्रेट में, या किसी नाइट्राइट में, या फिर किस में, अमोनिया में, ठीक है। ये तीन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, एलिमेंटल नाइट्रोजन को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के तीन अलग अलग टाइप थे, ठीक है। तीन अलग अलग टाइप के थे भाई, आप या तो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो है आपकी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है, या फिर मैन मेड आपकी नाइट्रोजन जो है इंसानी रूप में आप उसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर ज़मीन के नीचे कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब आप उसको देखना चालू करें। एक जगह लिखा है फॉसिल फ्यूल का इमिशन। तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल जब उसका इमिशन होता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह जो हैं वो एज ए पॉल्यूटेंट आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए कि वही जो पॉल्यूटेंट थे वो आपके एटमॉस्फेयर में गए, फिर वही उन्होंने क्या किया, किसी क्लाउड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और क्या होगी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्या हो गई, प्रेसिपिटेशन। अब नीचे बारिश जब आ रही थी तो उसके टाइम क्या हुआ, मानो कोई लाइटनिंग का फिनोमिना वहां पर हो गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो फिक्सेशन होती थी वो किससे होती थी, लाइटनिंग से, ठीक है। जब लाइटनिंग होती है और नाइट्रोजन के कुछ स्टोर जो कि जैसे आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जब उस नाइट्रोजन के ऊपर लाइटनिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कि लाइटनिंग कैसे काम करती है, देखा था ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसके ऊपर गिरती है नाइट्रोजन के ऊपर, तो क्या होता है, वो फिक्स हो जाती है नाइट्रोजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रेट या नाइट्राइट, किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में नेचुरली जो आपका नाइट्रोजन होता है वो लाइटनिंग के थ्रू क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। पहला आपका वहां पे तरीका नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखा है, बैक्टीरिया फिक्सेशन, जो कि मैंने आपको बताया कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। एक जगह लिखा है फर्टिलाइजर, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या होगी, मैंने आपको बोला कि हम क्या करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तभी जो है अब क्योंकि हमने नाइट्रोजन को फिक्स किया, यूरिया में कन्वर्ट किया, तभी जाकर जो है प्लांट्स के ऊपर अब आप उसको यूज कर सकते हो एज अ
फर्टिलाइजर, ठीक है। अब आपने फर्टिलाइजर को फेंक दिया प्लांट्स के ऊपर, दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्या होगा वो एब्जॉर्ब कर ले सारा का सारा प्लांट, जमीन के अंदर चला जाए, या आपने क्या किया ओवर इरिगेशन की, बहुत सारी बारिश जो थी वो हो गई, ठीक है, उसकी वजह से वो जो आपका फर्टिलाइजर था उसका क्या हो गया रन ऑफ, ठीक है, ऊपर से जो था फर्टिलाइजर आपका पानी के साथ जो है वो कहाँ चला गया, मिक्स होके पानी में, साथ में कोई वाटर बॉडी थी वहां पर जो है वो सारा का सारा चला गया, ठीक है, ठीक है, तो उसी को क्या बोला है रन ऑफ, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर के नीचे एरो है, ठीक है, एरो में क्या लिखा है अमोनिया, अमोनिया का लिखा है NH4। अब उसके नीचे क्या लिखा है कि भाई NH4 जो है कुछ बैक्टीरिया होंगे आपके सॉइल के अंदर जो कि क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो आपका अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें NO2 के अंदर, ठीक है, किसके अंदर NO2 के अंदर, नाइट्राइट के अंदर। अभी क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया होंगे, क्या पता वो ये नाइट्राइट वाला जो फॉर्म है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कुछ प्लांट और कुछ एनिमल ऐसे होंगे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फिक्स तो हो गई है एलिमेंटल नाइट्रोजन नहीं रहा ना अब ये, ठीक है, क्या हो गया या तो अमोनिया की फॉर्म में फर्टिलाइजर में इस्तेमाल हुआ, अब अमोनिया से वापस से किस में कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में, अब नाइट्राइट की फॉर्म में भी उसको कोई यूज कर सकता है, ठीक है। अब कुछ और बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे वापस से इस नाइट्राइट वाले फॉर्म को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, उस वाले प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट बन गए लास्ट में ये प्लांट के कंजम्पशन के लिए ठीक है, तो कुछ प्लांट जो होंगे इस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसको हमने ऊपर एरो में क्या लिख दिया प्लांट कंजम्पशन, ठीक है, क्या लिखा प्लांट कंजम्पशन, ठीक है। अभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो क्या करेंगे वापस से ये जो फॉर्म थी, ठीक है, इसको वापस से एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वो N2 जो थी वो वापस कहां पे चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो एक साइकिल जो है वो क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई, नाइट्रोजन के क्या फायदे होते हैं, हमने क्या लिखा था कल, पहली लाइन लिखी थी नाइट्रोजन साइकिल में, और एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, किसका प्रोटीन का, है ना, होता है, अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें आपके क्या होता है नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है, तो क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है नाइट्रोजन, ठीक है। तो उसका जो मोटा मोटा एक जो साइकिल है कि वो कैसे काम करता है, उसकी जो बेसिक चीजें हैं आपको समझने वाली, वो क्या है कि भाई नाइट्रोजन ऐसे तो अबंडेंस में बहुत है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेकिन भाई जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते तब तक जब तक उसका क्या होता है फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या चीज थी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। अब जो दोनों ही आपके नाइट्रोजन साइकिल था और कौन सा था कार्बन साइकिल, ठीक है, दोनों ही साइकिल जो थे आपके, इनको हमने क्या कहा था ये क्या है कंटिन्यूअस साइकिल है। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि भाई लगातार ये वाली जो चीजें हैं वो होती जा रही हैं, ठीक है, क्या हो रहा है लगातार प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एनिमल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो लगातार कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, तो बोथ कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आर कंटिन्यूअस साइकिल्स, ठीक है, बोथ कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आर कंटिन्यूअस साइकिल। उसके कंपैरिजन में आप देखिए जो नेक्स्ट चीज थी जो कि क्या थी फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, जो कि क्या थी फॉस्फोरस साइकिल, उसको हम क्या बोलेंगे ये क्या है भाई थोड़ा इट इज नॉट एज कंटिन्यूअस एज नाइट्रोजन या फिर कार्बन का साइकिल, और वो ऐसा क्यों है वो भी हम देखेंगे। फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई नाइट्रोजन होता है या फिर पोटेशियम होता है या फिर फॉस्फोरस होता है NPK, वो मैंने आपको बताया था जब हमने ज्योग्राफी में सॉइल्स पढ़ी थी, ठीक है, कि तीनों जो होते हैं आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, या तो आपकी सॉइल होगी उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी या फिर उसमें फॉस्फोरस की कमी होगी या फिर उसमें पोटेशियम की कमी होगी, उस हिसाब से आपको जो है उसमें फर्टिलाइजर वगैरह जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल।
फॉस्फोरस साइकिल जो है उसमें आपको क्या देखना है, फॉस्फोरस, ठीक है। अब जो फॉस्फोरस है वो आपको जो है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस आपको कहाँ पर मिल रहा है, फॉस्फोरस आपको मिल रहा है भाई जमीन के नीचे फॉस्फेट की फॉर्म में, मतलब फॉस्फेट की फॉर्म में क्या है, उसके रिजर्व्स हैं, ठीक है। यहाँ तो कहाँ है, अंडर वाटर रिजर्व है या फिर क्या है, अंडर ग्राउंड रिजर्व है, ठीक है। अब आप देखिए जो अंडर वाटर रिजर्व थे वहां पर अगर कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी होती है, ठीक है, क्या लिखा है, जियोलॉजिकल अपलिफ्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक, ठीक है। तो अगर आपकी कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये जो फॉस्फेट के रिजर्व आपके पानी के नीचे थे, ठीक है, ये एज रॉक ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो अब जो नई रॉक जो ऊपर बनेगी उनमें ये फॉस्फेट जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, उसके साथ में आपको दिखा रहा है कुछ बादल हैं जो कि बारिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या बताया था, पानी जो होता है वाटर इज अ इरोजन का एजेंट, ठीक है। तो बारिश की वजह से क्या हो रहा है, वो जो पत्थर है, जो रॉक है, उसका क्या हो रहा है, वेदरिंग, और उस वेदरिंग में जो रॉक थी उसी के अंदर क्या थे, आपके फॉस्फेट के रिजर्व, ठीक है। तो वापस से जो था एरो आपका बता रहा है फॉस्फेट कैरिड बैक टू वाटर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो सर्कल है पूरा आपका एरो वाला वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। वैसे ही क्या हो रहा है, और एक आपको बता रहा है कि भाई अंडरग्राउंड फॉस्फेट का रिजर्व है, ठीक है, क्या है, अंडरग्राउंड फॉस्फेट का रिजर्व है, ठीक है। वहां पे कोई बहुत बड़े जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी रूट्स नीचे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसको, फॉस्फोरस को, ठीक है। अब वो फॉस्फोरस जो है वो प्लांट के अंदर आ गया, वहां से धीरे धीरे उसको किसी एनिमल ने खाया तो एनिमल में चला गया, वो एनिमल मर गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो वापस वहां पर आ गया सॉइल के अंदर, ठीक है। तो दो टाइप के साइकिल जो है, एक लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, एक कहां पे चल रहा है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब फॉस्फोरस का जो साइकिल है उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये एज कंटिन्यूअस एज नहीं होगा, क्या, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल के जैसा उतना कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई जब तक ये फॉस्फेट का रिजर्व के लिए कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक ये ऊपर नहीं आएगा, जब तक इसकी रॉक नहीं बनेगी, ठीक है, ठीक है, जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक ये साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। स्टिल वन पोर्शन ऑफ फॉस्फोरस साइकिल जो है वो थोड़ा सा आपको कंटिन्यूअस दिखता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट एज कंटिन्यूअस एज कार्बन या फिर नाइट्रोजन साइकिल। इसीलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते थे, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, सेडिमेंट्री साइकिल। क्यों, सेडिमेंट के फॉर्म में हमें फॉस्फोरस जो है वो मिल रहा था, ठीक है, सेडिमेंट के फॉर्म में हमें फॉस्फोरस मिल रहा था, ठीक है। तो क्या बन गया, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। उसके बाद क्या था, देखा, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, देखिए जरा, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका क्या था, सक्सेशन आपको मैंने बताया था, सक्सेशन का मतलब क्या होता था, सक्सीड करना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को सक्सीड करना। सक्सीड करने का मतलब क्या होता है, एक को रिप्लेस करके जो है दूसरा वहां पर आ गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है कि भाई एक प्रोसेस जहां पर कोई एक जो स्पीशी है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुरानी किसी स्पीशी जो है उसको रिप्लेस कर देती है, उसी चीज को हम क्या बोलते थे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सम और ऑल द स्पीशीज इन अ कम्युनिटी, ठीक है, कैन टेक 100 और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। ईच न्यू कम्युनिटी मेक्स इट हार्डर फॉर द प्रीवियस वन टू सर्वाइव, ठीक है। इसकी आपको एग्जाम्पल भी कल बताई गई थी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई, ये फोटो आपको क्या दिखा रही है कि स्टार्टिंग में कोई एक जगह है जहां पर कुछ सीजनल प्लांट्स वगैरह जो है वहां पर उगते हैं, ठीक है, मानो स्प्रिंग का मौसम आया या फिर ऑटम का मौसम आया, उस हिसाब से जो है वहां पर वो उगते थे, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस जगह जो है कुछ पेरेनियल प्लांट्स जो कि सालाना खिले रहने वाले पौधे जो होते हैं, ठीक है,
उन्होंने जो है उनकी जगह वहां पे ले ली। धीरे धीरे करके उनको रिप्लेस करके कोई और स्पीशी वहां पर आ गई, जैसे कोई श्रब वगैरह आ गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद और टाइम जैसे पास हुआ, उसके बाद कोई ट्री की स्पीशी जो है वो वहां पर आ गई, ठीक है। उसने क्या किया, उस जो श्रब था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और वो ट्री जो है, मानो अब वो लास्ट स्टेज है और वो ट्री जो है वहां पर खड़ा हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन का कौन सा पीरियड आ गया, मैच्योर स्टेज आ गई, ठीक है। क्या आ गई, इकोलॉजिकल सक्सेशन की मैच्योर स्टेज आ गई है। अब वहां पर कोई एक ऐसी स्पीशी आ गई है जो कि अब जो है रिप्लेस नहीं की जा सकती है किसी नई स्पीशी के द्वारा, ठीक है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर स्टेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी किसकी, वो सफेदे के पेड़ की, ठीक है। सफेदे के पेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूकेलिप्टस ट्री, है ना, यही बोलते हैं। तो आप देखिए सफेदे का पेड़ जो होता है वो क्या करता है, किसी जगह पर कोई छोटा पौधा वगैरह होगा, ठीक है, वहां पे उसको रिप्लेस करके जैसे ही वो पेड़ उगना स्टार्ट होंगे तो आपको पता है वो ठीक ठाक लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है। और उसकी जड़ें जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं, ठीक है। इसीलिए जिस जगह पे आपको बारिश ना भी पड़े, सूखा एरिया हो, वहाँ पर भी सफ़ेदे का जो पेड़ होता है वो खड़ा रहता है। और उसके बाद जब वो वहाँ पर एकदम अपनी मैच्योर स्टेज में आ गया तो फिर कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जो कि सफ़ेदे के पेड़ को हटा दे वहाँ से और फिर वहाँ पर कोई नई स्पीशी आ जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो उस जगह पे हम क्या कहेंगे, उस जगह का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन था उसकी मैच्योर स्टेज आ गई है। और अब ये वाला जो प्लांट है इसको कोई भी और जो प्लांट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। बात समझ आई, इसी को क्या बोला था हमने, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। फिर कल एक बात हुई थी कि भाई बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो वाली बात क्या थी उसको हम देखते हैं, ठीक है। एक चीज होती है, जैसे कोई भी एक जगह जहां पर कोई भी पौधा उगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उस जगह का क्या है, एंडेमिक स्पीशी, ठीक है। वो उस जगह की क्या है, एंडेमिक स्पीशी, ठीक है। वहां पे बाहर से कोई भी एक नया पौधा आए और उस जगह पे जाके उगना चालू कर दे तो वो वहां पर क्या बन जाती है, इन्वेजिव स्पीशी, ठीक है। बाहर से कोई भी अब उस जगह पे आके कंपीट करे किसी नेटिव या फिर एंडेमिक स्पीशी के साथ तो वो क्या बन जाएगा वहां पे, इन्वेजिव स्पीशी, ठीक है। अभी इन्वेजिव स्पीशी होती है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे काम करता है, कोई इन्वेजिव स्पीशी आती है जो कि क्या करती है, किसी एंडेमिक स्पीशी को रिप्लेस करती है और उस जगह पे अब ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, हम क्या चाहते हैं कि कोई भी ऐसी इन्वेजिव स्पीशी जो कि हमारे नेटिव या फिर एंडेमिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है उसको हम क्या करें, निकाल दें वहां से। और इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में रिप्लेसमेंट वाले फिनोमिना को हम ना होने दें। जैसे आपको कल एग्जांपल दी थी वो नील कुरिंजी वाले प्लांट की, जो कि 12 साल में एक बार उगता है, ठीक है। तो अगर उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और स्पीशी वहां से आ जाए, ठीक है, तो वो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई प्रोसेस हो, ठीक है। तो इसीलिए हम उस इन्वेजिव स्पीशी को वहां से निकाल देंगे, ठीक है। और आप ऐसे देखें, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करने के लिए जो बात हुई थी, नॉर्मली आप देखेंगे जब किसी जगह पे बारिश नहीं होती है, सूखा हो जाता है, ठीक है, अगर गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी ऊपर ग्रीनरी जो होती है वहां से चली जाती है, ठीक है, अपने आप जो होती है ग्रीनरी वहां से चली जाती है, ठीक है। और जैसे ही बारिश आती है, धीरे धीरे करके मानसून का पीरियड आता है, ठीक है, तो अपने आप वहां पे अलग अलग टाइप की श्रब, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे प्लांट, ठीक है, अपने आप जो होते हैं वहां पर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जैसे प्री मानसून है तो बहुत सारी हवा चली, तो हवा के थ्रू कोई इन्वेजिव स्पीशीज जो थी उसके जो थे सीड वगैरह आगे उस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सर मानसून के टाइम पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे खूब ग्रीनरी हो गई है, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे सूखे वाला जब टाइम आएगा तब वहां पर वो चीज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब जो चीज ऐसी ही बंजर है वहां पे, तो अगर कोई इन्वेजिव स्पीशी आके वहां पे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा रही है, ग्रीनरी को बढ़ा रही है, तो उसको हम चलने देंगे कि हाँ यहाँ पे कोई भी हमें नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर कोई इन्वेजिव स्पीशी आके हमारे किसी इंपॉर्टेंट प्लांट या फिर प्लांटेशन, ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगी तो हम चाहेंगे कि वहां पर ये प्रोसेस जो है वो ना हो, इन्वेजिव स्पीशी को हम वहां से निकाल दें, ठीक है। जैसे बताया था आपको, वीट की कल्टीवेशन, राइस की कल्टीवेशन में साथ साथ वीड जो होती है, ग्रीन ग्रास जो होती है वो उग जाती है और फिर वो कंपटीशन करती है, तो उससे हम रेगुलरली जो है बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये क्या था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसके भी दो टाइप होते थे, क्या, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन वो होता था जहां पर आपको बताया कि पहले कोई
एक पाइनियर स्पीशी रहती थी, है ना, पाइनियर वर्ड का इस्तेमाल किया था कल। पाइनियर स्पीशी वहां पर रहती थी, ठीक है, कोई एक इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर स्पीशी वहां पर रहती थी, उसको धीरे धीरे करके किसी इन्वेजिव स्पीशी ने रिप्लेस किया, ठीक है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ये प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ठीक है। और जो सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन था वो क्या था कि भाई कोई एक जगह थी, वहां पे क्या पता ये प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे वहां पर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई फ्लड आ गया, कोई ड्रॉट आ गया, तो जो भी पुरानी वेजिटेशन थी वो सारी की सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। अब वो वापस से क्या बन गया, एक बैरन लैंड, ठीक है। तो वापस से वहां पे अगर ये सारी शुरुआत होगी तो हम उसे क्या बोलते थे, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, उसे क्या बोलते थे, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो यहां तक आपने जो है देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, वो एक्सपोज्ड रॉक, लाइकन, मॉसेस, एनुअल वीड, पेरेनियल वीड एंड ग्रासेस, स्क्रब, और उसके बाद लास्ट में मेपल फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है। तो धीरे धीरे करके स्टेजेस किसकी, प्राइमरी सक्सेशन की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद यही वाली जो फोटो थी वही मैं आपको दिखा रहा था, है ना। आज की क्लास में हमें यही शुरुआत करनी थी, अब तो 10 ही मिनट बचे हैं, चलिए। तो यही वाली जो चीज़ थी उसकी हम शुरुआत कर रहे थे, और क्या थी वो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पहले आप बताइए यहाँ तक जो हमने देख लिया वहाँ तक अब आपको कोई डाउट है कि नहीं, कोई डाउट है तो आप अभी बताइए। कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई, वो इकोसिस्टम जो कि जमीन के ऊपर डेवलप हुआ है, ठीक है। वो इकोसिस्टम जो कि जमीन के ऊपर डेवलप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के बायोम जो हैं वो डेवलप होंगे। वो बायोम क्या थे, यही जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वही क्या है, बायोम। बायोम मतलब एक टाइप ऑफ, आपके बोले डिस्टिंक्शन किया गया है बेस्ड ऑन वहाँ पर कैसा फ्लोरा और फोना है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल है, ठीक है, उसी हिसाब से वहाँ पर वो बायोम बना है, ठीक है। अब आप देखिए ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के टाइप्स आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है। क्या बता रहा था वो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे वो बीच की जगह पे, सवाना था जो कि क्या था, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। उसके बाद आपको डेजर्ट दिखा रहा था, उसके बाद आपको वो चपराल एक टाइप दिखा रहा, दिख रहा है चपराल आपको, एरिया देखिए आप उसका कहां पर है, आपको क्या दिख रहा है, वो मेडिटेरेनियन रीजन में दिख रहा है, दिखता है, मेडिटेरेनियन रीजन में आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और मेडिटेरेनियन में कैसा क्लाइमेट होता है और वहां पर क्या वेजिटेशन होती है, ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी थी, ज्योग्राफी में देखी थी। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको याद जब आएगा तो आपको पता है कि गर्मी में वहां पे क्या होता है, ड्राई समर और वेट विंटर, है ना। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का, ठीक है। फिर आपको वेजिटेशन भी पता है कि भाई मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कैसी वेजिटेशन होती थी, आपको याद है सिट्रस फ्रूट होते थे वहां पे, है ना। फिर विटिकल्चर होता था उसके अराउंड, है ना, ग्रेप का कल्टीवेशन, वाइन बनाते थे, ठीक है, ठीक है। तो वो सब क्या था आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और वहां पर जो एक फॉरेस्ट का टाइप, इकोसिस्टम का टाइप है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चपराल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक जगह आपको दिखा रहा है नेक्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड भी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के नाम थे, ठीक है। कल हमने देखा था कि भाई टेम्परेट और ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट और ग्रासलैंड मतलब हम जो हैं ट्रॉपिकल वाले एरिया से ऊपर चले गए हैं, ठीक है। कहाँ चले गए हैं, किसी टेम्परेट रीजन में चले गए हैं। टेम्परेट रीजन आपको समझ आता है ना क्या होता है, ठीक है। टेम्परेट रीजन में हम चले गए हैं और वहां का क्या है, वो ग्रासलैंड है, ठीक है।
टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम अलग होते हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम अलग होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम क्या था? सवाना, है ना। वैसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है उसके नाम क्या होते हैं? उसको हम भाई एशिया में यूरेशिया वाला जो रीजन होता है, यूरोप वाला जो रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपे रीजन। उसको क्या बोलते थे? स्टेपे रीजन। वैसे ही जो अमेरिका वाला रीजन था वहां में हम उसको क्या बोलते थे? प्रेरीज। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? प्रेरी। वैसे ही उसको हम अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या बोलते थे? पाम्पाज रीजन। ठीक है, वैसे ही उसको हम ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते थे? डाउन रीजन। और वैसे ही उसको हम अफ्रीका में क्या बोलते थे? फेल्ट रीजन। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टाइप के नाम थे किसके? टेम्परेट ग्रासलैंड के। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या चीज होती थी आपको पता है? पेड़ जो होते हैं वो रिलेटिवली कम होते थे, लेकिन वहां पे घास जो होती है वो क्या होती है? न्यूट्रिशियस ग्रास। ठीक है, तो ग्रीन कलर के जो भी आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स दिखते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट लिखा है, एक टुंड्रा फॉरेस्ट लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी? अभी मैंने आपको बताया। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपका कौन सा था? उसी को हमने क्या बोला था? टाइगा टाइप का क्लाइमेट, टाइगा टाइप का फॉरेस्ट, टाइगा टाइप का बायोम, वो सारी एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, और कॉनिफेरस है क्योंकि वहां पर कोन शेप्ड जो है ट्री आपको मिलेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बताया था भाई? कॉनिफेरस फॉरेस्ट जहां पर होगा वो रीजन कहां पर है? टुंड्रा रीजन से नीचे का रीजन था, है ना। स्टार्टिंग में जब आपने ये वाली फोटो देखी थी तो याद आ रहा है आपको? कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखता है ये, है ना। ये जगह कहां पे थी? पोलर रीजन के नीचे वाली जगह थी। कॉनिफेरस फॉरेस्ट था, बोरियल फॉरेस्ट था। ठीक है, तो इधर की खास बात क्या थी कि भाई कल मैं आपको बता रहा था कि यहां पर क्या होगा? टुंड्रा वाले रीजन में तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो बर्फ के फॉर्म में ही आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, इसीलिए फ्लोरा और फोना का डाइवर्सिटी आपको वहां पे नहीं दिखेगी। ठीक है, जबकि आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आएंगे, बोरियल फॉरेस्ट में आप जब आएंगे तो क्या होगा? उस एरिया में आपको बारिश दिखती है। बारिश है इसीलिए वहां पर कुछ फॉरेस्ट वगैरह डेवलप हुआ है। ठीक है, एक तो बारिश दिखी, लेकिन क्या है? ठंडा इलाका है। ठीक है, तो बारिश है और ठंडा इलाका है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था? कल बताया आपको मैंने, लीचिंग, है ना। लीचिंग का फिनोमिना वहां पर होगा। ठीक है, अभी लीचिंग क्या होती थी वो भी मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, सॉइल जब कराई थी, कि इंडिया में जैसे यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ गर्मी ज़्यादा है और बारिश भी खूब होती है तो वहाँ पर क्या होता है? लीचिंग। लीचिंग से इंडिया में क्या होता था? कौन सी सॉइल डेवलप होती थी? लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल में अब कौन सी वेजिटेशन होती थी वो भी सब पढ़ा है आपने, पढ़ा है? क्या होता था लेटराइटिक सॉइल में? स्पाइसेस, कैशू, रबर, वो सारी चीज़ें कहाँ पे डेवलप होती थी? लेटराइटिक सॉइल में। वैसे ही सेम कंडीशन है, बारिश खूब है लेकिन इलाका क्या है? ठंडा। ठीक है, तो वहाँ पे लेटराइटिक सॉइल का नाम चेंज हो जाता है, वहाँ पे क्या बन जाता है? पोडजोलिक सॉइल। बात खत्म हो गई इतनी। ठीक है, दिमाग में फिट करो आप, ऐसे छोटा सा कॉपी में लिखना है तो लिख लो, आप लिख लो कॉपी में, ऐसा छोटा सा साइड में लिखो कॉनिफेरस फॉरेस्ट स्लैश डालो बोरियल फॉरेस्ट, ऐसे लिखो कॉनिफेरस फॉरेस्ट स्लैश बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, और उसके आगे आप डैश डाल के लिखिए कोल्ड, कोल्ड प्लस हाई रेनफॉल, लिखिए कोल्ड प्लस हाई रेनफॉल, और एरो नीचे डाल के उसमें लिख लीजिए पोडजोलिक सॉइल। ठीक है, पोडजोलिक सॉइल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको चीज समझ आ गई। ठीक है, फिर ये वर्ल्ड के हिसाब से आपको चीजें बताई हैं, और फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है उसमें आपको क्या बताया है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अब आपको पता है इंडिया आपको दिख रहा है कहां पर है? वो हरा हरा रीजन कहां पर आता है? इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री। एक क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे उसी हिसाब से जो है आपके फॉरेस्ट डेवलप होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? कुछ होंगे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, कुछ क्या होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, कुछ क्या होंगे? डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये तो दो मेन स्पीशी आ जाएंगी। ठीक है, उसमें भी वेट एवरग्रीन आएगा, ड्राई एवरग्रीन आएगा। ठीक है, उसके बाद सेमी एवरग्रीन आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग उसके टाइप थे जो कि हमने सारी चीजें पढ़ी थी, पर चलिए हम देखेंगे वापस से। ठीक है,
उसके बाद और क्या क्या चीजें आ सकती हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और क्या देखा था हमने देखा था कि भाई जो पहाड़ी इलाका होगा वहां पर कौन सी वेजिटेशन होती है, माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं। फिर उससे हम नीचे आते हैं तो एल्पाइन होता है, सब एल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, याद आ रहा है। फिर हमने देखा था कि जिस मैनग्रूव वाली जगह पे चले गए, ठीक है, तो वहां पे लिटोरल और स्वैम्पी फॉरेस्ट वगैरह डेवलप होगा, जैसे कि मैनग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या फॉरेस्ट के टाइप थे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली देखेंगे तो आप कहीं चले गए तो आपको क्या दिखता है कि भाई नॉर्मल जो ट्री के नाम आप सुनेंगे तो क्या दिखता है आपको, कौन कौन से ट्री सुनाई देते हैं, साल की लकड़ी है ना, साल ट्री, या फिर साल एक ट्री आपने सुना होगा, और टीक, टीक सुना है, ठीक है, टीक भी सुना है। अब जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, देवदार, है ना। हम लकड़ी, जैसे जो भी लकड़ी यूज होती है वो किसकी होती है, देवदार की लकड़ी, ठीक है, जो कि कहाँ पर उगता है, वो नीचे नहीं उगता ना, वो क्या है, सब एल्पाइन टाइप का फॉरेस्ट में उगने वाला कोई कॉनिफेरस ट्री है, ठीक है। इसीलिए कहाँ पर उगता है, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह वाली रेंज में जो है, वो वाला जो रेंज है वहां पर आपको खूब सारे देवदार के ट्री दिखते हैं, ठीक है। उससे आप थोड़ा नीचे आओगे, जैसे मानो आप यहाँ से चलो, यहाँ से मानो आप चलना स्टार्ट हुए तो आपको एक एक करके सब दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जा रहे हो तो टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे पीछे अगर कोई ट्री का वैरायटी देखोगे तो क्या उगता है यहाँ पर, जैसे आप जम्मू बोलो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, गर्मी ज्यादा है, ठीक है, ड्राई एरिया है, बारिश होती है, मानसून के टाइम पे बारिश होती है, सर्दी के टाइम पे बारिश होती है, ठीक है। तो क्या है, जैसे मैंगो के ट्री दिखते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, आम दिखता है, ठीक है, आम दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, सफेदे के पेड़ दिख गए, ठीक है। अब धीरे धीरे करके आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप श्रीनगर की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे करके जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी तो आपको पेड़ के जो टाइप है वो भी इंक्रीज, अलग अलग टाइप की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो चीड़ का पेड़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चीड़ के पेड़ को आप क्रॉस करेंगे, धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे तो अब जो सारी ट्री की वैरायटी होगी वो धीरे धीरे करके कॉनिफेरस टाइप ऑफ ट्रीज में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है, ठीक बात है। तो ये अलग अलग टाइप होंगे किसके, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इसको अब कल ही हम स्टार्ट करेंगे, कल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वर्ल्ड के कुछ टाइप देखेंगे वहां पर। जैसे अभी टुंड्रा है तो टुंड्रा रीजन में कौन कौन सी फ्लोरा के कुछ एक दो नाम, फोना के कुछ एक दो नाम, जैसे पोलर बियर है या फिर रेन डियर है या फिर ऐसे कुछ मेन बेसिक जो नाम है, ठीक है, तो वो नाम आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइगर रीजन क्या है और फिर वही डेजर्ट वगैरह में क्या चीज़ें हैं। उसके बाद बेसिक जो है हमारा क्या है, इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आप अपने ज्योग्राफी के नोट साथ में रखिएगा क्योंकि आपको 2-3 क्लास लगा के मैंने ये सब ज्योग्राफी में करवाया था, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट आपने पूरा किया हुआ है ना, इंडियन फॉरेस्ट पूरा किया है, ठीक है। तो आप उस नोटबुक को साथ में रखिएगा, कल हम यहाँ से आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है।